Now we should start the class. We are talking about मॉडल वर्ब. चर्चा हम लोग मॉडल वर्ब का कर रहे हैं, है ना. चर्चा हम लोग किसका कर रहे हैं? मॉडल वर्ब का कर रहे हैं. मॉडल वर्ब में स्ट्रक्चर मैंने बताया है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1. One structure is this. Second structure is subject plus model plus B plus V4. Third structure is this, subject plus model plus have plus V. तो ये स्ट्रक्चर सॉल्व हो गई है. तीन स्ट्रक्चर हमारे पास है. मॉडल वर्ब हैज 3 स्ट्रक्चर्स. तीनों स्ट्रक्चर हमारे पास है. यहाँ पे ध्यान देना कि किसी भी मॉडल वर्ब का 3 ही स्ट्रक्चर होता है. मॉडल आपको बता दिया गया है कौन कौन है. कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, would, must, need, used to, ought to. ये सारे मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स. ये सारे हमारे मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स. अब आइए विल, नीड और डेयर, तीन जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, विल, नीड और डेयर. ये तीन मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो हैं वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब तो हैं ही, साथ साथ मेन वर्ब का काम भी करते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब का काम भी करते हैं. ये मेन वर्ब तो हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब तो हैं ही, साथ साथ मेन वर्ब का काम भी करते हैं. तो लिख लेना है will, need and dare. Are model verbs as well as ordinary verbs. Will, need and dare are model verbs as well as ordinary verbs. Will, need और dare मॉडल वर्ब तो हैं ही, साथ साथ ऑर्डिनरी वर्ब का काम भी करते हैं. But are there मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ ऑर्डिनरी काम करते हैं. विल, नीड तथा डेयर मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ ऑर्डिनरी वर्ब का काम भी करते हैं.
क्लियर है पॉइंट? ऑर्डिनरी वर्ब भी हैं और साथ साथ मॉडल वर्ब भी हैं। मॉडल वर्ब के साथ साथ ऑर्डिनरी वर्ब का काम भी करते हैं। क्लियर है? चल आगे पॉइंट की ओर आते हैं। अगर विल, नीड तथा डेयर का प्रयोग, विल, नीड तथा डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में हो रहा है, विल, नीड या डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में हो रहा है, तो सेंटेंस का फॉर्मेशन नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा। विल, नीड और डेयर का प्रयोग अगर मॉडल वर्ब के रूप में हो रहा है तो सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा? नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा? If, need and where is used in a sentence as model verb, or they will have negative and interrogative formation. They will have negative and interrogative formation. अगर नीड तथा डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में होता हो तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। अगर नीड डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में होता है तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। Is it clear?
नेगेटिव फॉर्मेशन बनेगा। You will not go there. तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। इंट्रोगेटिव। Need he go there? क्या उसे वहां जाने की जरूरत है? Must be getting the point. इसको लिख लिए, देन वी शैल प्रोसीड। तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। पूरे प्रोसीड ना, आगे बढ़े। इसको लिख लिए तो बोलिए, आगे बढ़ते हैं। चल, डेयर को देखते हैं। नेगेटिव। डेयर नॉट प्लस D1। We dare not talk with उसमें चेयरमैन से बातचीत करने की साहस नहीं है। उसमें चेयरमैन से बातचीत करने की साहस नहीं है।
इंट्रोगेटिव भी बनेगा इसका। देयर प्लस सब्जेक्ट प्लस देयर ही talk with the chairman। क्या उसने चेयरमैन से बात करने की हिम्मत है? क्या उसमें चेयरमैन से बातचीत करने की हिम्मत है? तो डेयर और नीड का बस दो ही स्ट्रक्चर हो सकता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। हालांकि मैंने बताया है कि मॉडल के अलावा ये ऑर्डिनरी वर्ब का भी काम करता है। मॉडल के अलावा ऑर्डिनरी वर्ब का भी काम करता है। पहले इसको लिख लीजिए, तब हम ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में इसे आपको बताएंगे। यू मस्ट हैव डन इट, आपने लिख लिया होगा इसे। प्रोसीड किया जाए, आगे बढ़े। चल, अगर ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में इसको लेते हैं तो किसी भी ऑर्डिनरी वर्ब का 5 फॉर्मेशन होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। ये 5 फॉर्मेशन होता है किसी भी ऑर्डिनरी वर्ब का। नीड हैज आल्सो फॉर्मेशन, नीड, needed, needed, needing, needs। There has also formation, क्लियर। तो मॉडल वर्ब के रूप में ये फॉर्मेशन हुआ, ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में आपको ये फॉर्मेशन दिखा दिया। मॉडल वर्ब में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा, ऑर्डिनरी में हर एक प्रकार का हो सकता है, हर एक फॉर्मेशन में इसे लेकर जा सकते हैं।
चलिए मैं आपको लेके आता हूं यूज टू में। इस सबको इसलिए बता रहे हैं कि सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है और सबका तो 3 स्ट्रक्चर है ही, यू नो वेरी वेल। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1। पास्ट हैबिट, पास्ट की आदत को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है। पास्ट की आदत को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे योर ब्रदर used to work SBI। Your brother used to work in SBI। आपका भाई SBI में काम करता था। का भाई SBI में काम किया करता था। इसमें हमें कहीं से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आ गया 1 of my neighbors used to talk with me on such issues। ये क्वेश्चन आपके पास आया, one of my neighbors used to talk with me on such issues। मेरा एक दोस्त ऐसे मुद्दाओं पर मुझसे बात किया करता था। मेरा एक दोस्त ऐसी मुद्दाओं पर मुझसे बात किया करता था। मेरा एक दोस्त ऐसी मुद्दाओं पर मुझसे बात किया करता था। गलती कहाँ हुई? बी में। आंसर हमारा क्या हो गया? बी, क्योंकि आपको लिखाया गया सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1। तो यूज टू प्लस V1 तो क्या हो जाएगा? यहाँ टॉक नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? टॉक। टॉक ना होके क्या हो जाएगा? टॉक होगा। यू मस्ट हैव गॉट द पॉइंट। पॉइंट क्लियर होगा आपको?
यहाँ गलती क्यों है ये पता हो गया ना? किसी को परेशानी तो इसमें नहीं है? चलो, यहाँ विशेष रूप से इस पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलियरी वर्ब। सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब आ गया, इसके बाद यूज टू, तो हमेशा इसके बाद बिफोर आओ, ये ध्यान रखना। हमेशा इसके बाद बिफोर होगा, हमेशा इसके बाद क्या होगा? बिफोर होगा। जैसे he is used to coming late, he is used to coming late, उसे देरी से आने की आदत है। या वह देरी से आने का आदि तो जैसे ही यूज टू से पहले किसी एक्सिलरी वर्ब को डाले, यूज टू के बाद क्या आ गया? बिफोर आ गया। जैसे ही यूज टू से पहले किसी एक्सिलरी वर्ब को डाले, यूज टू के बाद क्या आ गया? बिफोर आ गया। क्लियर? क्वेश्चन अगर आ गया ये क्वेश्चन हमारे पास आया,
since he is used to study late night, चूंकि वह देर रात तक पढ़ने की आदत है, चूंकि उसे देर रात तक पढ़ने की आदत है, he gets up late in the morning, सुबह में देरी से जगता है। कहाँ प्रॉब्लम आई? यूज्ड टू से पहले इज आ गया, एक्सिलरी वर्ब आ गया है, तो यूज्ड टू के बाद बिफोर आ जाएगा। यू नो वेरी वेल, सब्जेक्ट प्लस auxiliary verb plus used to plus before. This is the rule. Did you understand? जो बात मैं समझा रहा हूं आपको समझ में आ रही है? किसी को कोई परेशानी कहीं से? चलिए, now we should proceed. आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बातें हम लोगों ने पढ़ी, वर्ब ऐसे है, वर्ब ये है, वर्ब वो है, इसका प्रयोग होगा कहाँ? इन सारी बातों का प्रयोग हम करेंगे कहाँ? अब इस पॉइंट की चर्चा करेंगे कि इन सबों का प्रयोग होगा कहाँ, क्यों इसको पढ़ा जाए, क्यों ऐसे यूज किया जाए, कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा। वी आर रिक्वायर्ड टू नो दैट वेरी पॉइंट, हमें उसको जानने की आवश्यकता है। तो ये सब किस फॉर्मेशन में आएगा? ये सारी बातें किस फॉर्मेशन में आएंगी? तो सारी बातें आएंगी सेंटेंस में। जब आप सेंटेंस का फॉर्मेशन कीजिएगा तो सारी प्रक्रिया वहां पे आ जाएगी। जैसे ही आप सेंटेंस का फॉर्मेशन कीजिएगा, सारी प्रक्रिया वहां पे आपके साथ हो जाएंगी। तो सेंटेंस होता क्या? व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस होता क्या? तो हम कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। क्लियर ना? तो हम कह सकते हैं an arrangement of words that gives a complete sense, that gives a meaningful sense, is said to be sentence. Arrangement of words that gives a meaningful sense is said to be sentence. शब्दों का वह समूह शब्दों का वह समूह जो अर्थपूर्ण वाक्य की संरचना करता हो,
उसे सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का वह समूह जो अर्थपूर्ण वाक्य की संरचना करता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। An arrangement of words that gives a meaningful sense is said to be sentence. शब्दों का वह समूह जो अर्थपूर्ण संरचना करता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे सोहन is ready to join the company. सोहन उस कंपनी में जाने को तैयार है। सोहन उस कंपनी में जाने को तैयार है। सोहन is ready to join the company. सोहन इस कंपनी में जाने को तैयार है। अब सेंटेंस होते कितने हैं ये देखना है। पांच हो गए। assertive, interrogative, imperative, optative, exclamatory। ये 5 सेंटेंस हमारे हो गए। assertive, interrogative, imperative, optative और exclamatory. These are the 5 sentences.
क्लियर? ये 5 सेंटेंस हमारे पास हो गए। अब एक एक कर देखते हैं हम। फर्स्ट वन इज असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस कहने का मतलब ये होता है जब आप किसी के सामने अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, जब आप किसी के सामने आपकी अपनी बातों को व्यक्त करते हैं तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जब आप अपनी बातों को किसी के सामने व्यक्त करते हैं तो वह असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। When we need to express some facts, describe some events, is called assertive sentence. जब अपनी बातों को या कोई घटना को किसी के सामने व्यक्त करें तो वह असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जब हम अपनी बातों को या किसी घटना को किसी के समक्ष व्यक्त करें तो वह असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे you speak fluent English. Sohan was desirous to meet you. सोहन आपसे मिलने को इच्छुक था।
क्लियर है? अब ये जो हमारे असर्टिव सेंटेंस हैं, ये दो होंगे। अफर्मेटिव और दूसरा कहलाएगा नेगेटिव। तो अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस। द स्टेटमेंट having positive sense is said to be affirmative. जिस वाक्य का पॉजिटिव अर्थ होता हो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य का पॉजिटिव अर्थ होता हो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मिस्टर वर्मा is a good lawyer. Mr. Verma is a good lawyer. यह एक पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका अर्थ क्या है? मिस्टर वर्मा एक अच्छे वकील हैं। मिस्टर वर्मा एक अच्छे वकील हैं, इसका मतलब यह बात पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट कहा जा रहा है। पॉजिटिव स्टेटमेंट की चर्चा हो रही है। लिख लिए इसको।
दूसरा हमारा है नेगेटिव, नाम ही नेगेटिव है। नाम ही इसका नेगेटिव है। जिस वाक्य का नकारात्मक अर्थ निकलता हो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य का नेगेटिव अर्थ निकलता हो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, Mr. Verma is not a good lawyer. मिस्टर वर्मा एक अच्छे वकील नहीं हैं। तो दो प्रकार का सेंटेंस हुआ, एक हुआ नेगेटिव, दूसरा हुआ पॉजिटिव। दो प्रकार का हमारा सेंटेंस हुआ, एक कहलाया नेगेटिव, दूसरा कहलाया पॉजिटिव। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आई? नाउ लेट इट बी ओवर फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही रहेगा।